नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, इजरायली दूतावास के पास शाम को 5 बजे के आसपास एक धमाका हुआ और इस धमाके में कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। ब्लास्ट में हालांकि कोई जख्मी हुआ इस तरह की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, इजरायली दूतावास के पास दिल्ली में धमाका हुआ, कई कारों के शीशे टूटे हैं। हालांकि कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ जिस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन एनआईए की टीम और स्पेशल सेल पहुंच चुकी है। धमाके से जुड़ी हर एक पहलू की जांच शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली से हमको मिल रही है। इजरायली दूतावास के पास में शाम के वक्त एक धमाका होना बताया गया। दिल्ली में लगातार हलचलें तेज हैं, जांच जारी है, हर एंगल से जांच की जा रही है। बताया जाता है कि 4 से 5 गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आज ही जब सारा देश बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस का जो समापन समारोह है उसका कार्यक्रम देख रहा था, तब उसके ठीक बाद ये खबरें आई कि इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जांच टीमें पहुंच चुकी हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी पुलिस ने कर दी है। यह धमाका किस तरह का था, किस इंटेंसिटी का था और किस चीज का इस्तेमाल कर धमाका किया गया, इन तमाम पहलुओं की जांच राजधानी पुलिस कर रही है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि दहशत फैलाना इसका एक मकसद हो सकता है। वैसे भी दिल्ली में किसान आंदोलन और तमाम गतिविधियों के बीच में ये ब्लास्ट और इसके बाद जो हलचल अभी दिखाई पड़ रही है, सनसनी फैलाने की कोशिश की गई, ये पुलिस का कहना है। दहशत फैलाने के मकसद से यह धमाका किया गया। तो इजरायली दूतावास के समीप धमाका हुआ है, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ है, किसी के घायल होने की इसमें कोई खबर नहीं है। फिलहाल एनआईए पुलिस टीम और तमाम दस्ते पहुंच चुके हैं, जांच कर रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और फुटपाथ के पास में कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ है, ये पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है। शुरुआती जांच जारी है, तमाम टीमें पहुंचकर जांच कर रही हैं। ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ है, केवल डर फैलाना इसका मकसद नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि एक तरफ किसान आंदोलन और दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, दूसरी तरफ 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ इसके बाद अलर्ट मोड के ऊपर पुलिस है। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन चल रहा था। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में गणमान्य हस्तियां, देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे और इसी बीच इजरायली दूतावास के पास में दिल्ली में धमाका हुआ। तीव्रता कम थी और मकसद केवल इतना लगता है कि दहशत फैलाना इसका मकसद हो सकता है। स्पेशल सेल जांच कर रही है। चलिए अब प्रदेश की खबरों पर आते हैं। इसका डिटेल जो दिल्ली से मिल रही खबर, इसका अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल प्रदेश की खबरें देखते हैं। 22 फरवरी से विधानसभा सत्र है और इसको लेकर प्रदेश में अभी से सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने तंज कसा, कहा कि बीजेपी हर बार की तरह अब की बार भी सत्र को टालने का प्रयास करेगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का आरोप है कि पहले के सत्रों की तरह अब की बार भी इस बात पर संशय है कि सत्र होगा भी कि नहीं। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार सदन में उठने वाले जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भागती है, बचना चाहती है। सरकार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं चाहती। इधर बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है।
पहले यह भी तय कर लिया जाए कि सत्र होगा कि नहीं होगा, फिर क्या साजिश रचने वाला है विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, उस पर भी ज़रा ध्यान तो देना पड़े। क्या अंदेशा क्या है? अंदेशा तो पहले भी था, हम लोग तो शुरू दिन से चाह रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा होना चाहिए, विपक्ष को बुलाना चाहिए। भाई हम लोग तो कांग्रेस पक्ष, विरोध पक्ष जो है जनता के मुद्दे रखेंगे वहाँ पे, और जब मुद्दे रखेंगे तो हो हल्ला होगा, हो हल्ला के नाम से ये उसको स्थगित कर सकते हैं। ये बहुत से तरीके हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना नहीं चाहते। देखिए, विधानसभा सत्र को आहूत करते हैं महामहिम राज्यपाल, और महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साहब ने ये सत्र आहूत किया है। उन पर शक करना कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस की सोच बताती है कि किस प्रकार ये संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करते हैं। चलिए, भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, कांग्रेस ने पिछले तजुर्बों को आधार बनाते हुए कहा कि सत्र होगा कि नहीं होगा, इस बात पर संशय और विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष का भी प्रहार आया। कुल मिलाकर सत्र से पहले इसकी सियासत शुरू हो गई। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, अगर बात की जाए तो लगभग 1 साल हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के विधानसभा की जो कार्रवाई होनी थी, उस कार्रवाइयों को पूरी तरीके से कम एक दिन भी सुचारू रूप से नहीं चलाया गया है। लिहाजा बात की जाए, पिछले दिनों जिस तरीके से कोविड-19 के प्रकोप के चलते विधानसभा के सत्र की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से आया था, उस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई थी, क्योंकि कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक में ये सहमति बनी थी। और उससे पहले के भी जो सत्र थे, खासकर मानसून सत्र की बात करें या उससे पहले होने वाले बजट सत्र की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच दबकर रह गया था, और उस समय कोरोना महामारी के बीच में बीजेपी सत्र बुलाने की मांग कर रही थी, पर लेकिन कांग्रेस इसी कोरोना का बहाना देकर सत्र को टालने पर लगी हुई थी। अब स्थितियां बदली हुई हैं, बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस विपक्ष में है, पर लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 सत्रों को टाला गया, उस बात के बाद से कांग्रेस को यह आशंका अभी भी लगती है कि आने वाला बजट सत्र सुचारू रूप से चलेगा या नहीं चलेगा। और खासतौर पर जो आरोप लगाए हैं, खासकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पर उनका सीधे तौर पर आरोप है कि सत्र नहीं चलाने पर उनकी मंशा को भी देखना चाहिए, यानी कि मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर लेकिन मध्य प्रदेश की अगर जो जानकारी की अगर हम बात करें तो खासकर बजट सत्र इस बार बुलाया जाएगा, ऐसा बीजेपी के अंदर खाने से सामने निकल कर आई है। और सरकार भी चाहती है कि बजट सत्रों, क्योंकि कई सारे विधेयक, कई सारे ऐसे कामकाज है जो कि इस सत्र में लाए जाने हैं। बजट मध्य प्रदेश सरकार का आएगा। इस तरह सत्र को अगर कोरोना महामारी के दौर के बहाने अगर टाला जाता है तो लोकसभा चूंकि इस समय चल रही है, ऐसे में एक बड़ा उदाहरण है कि अगर लोकसभा को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई को आखिर क्यों सुचारू रूप से नहीं चलाया सकता, ये भी एक सवाल उठता है। पर लेकिन कांग्रेस ने आशंका जाहिर की है। कांग्रेस के तमाम जो सीनियर विधायक हैं उनका कहना है कि पहले सत्र चलेगा नहीं चलेगा ये भी तय करना चाहिए, और इस आशंका पर बीजेपी का जो पलटवार है वो भी सामने निकल कर आया है, क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था होती है। राज्यपाल जो है वो खुद अपने आप में कहना संवैधानिक संस्था है और राज्यपाल के द्वारा ये सत्र बुलाया जाता है। बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है, ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर क्वेश्चन करना, ये कांग्रेस ने जो संदेह व्यक्त किया है, इस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। पर सत्र मध्य प्रदेश का नज़दीक आने को और जैसे जैसे सत्र आएगा वैसे बार पलटवार भी देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से जो विधानसभा की कार्रवाई जिस तरीके से देखने को मिली है और सत्र जिस तरीके से टलते रहे हैं, उसके मद्देनजर कांग्रेस के विधायकों की आशंका ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष में, विपक्ष में इस बात को लेकर अभी से बहस छिड़ गई है कि ये सत्र होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या मुद्दों पर चर्चा से या जो चुनाव होने हैं अंदर भीतर, सदन के भीतर, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और सत्ता पक्ष ने भी इस पर जमकर पलटवार किया। कुल मिलाकर सत्र अगर होता है तो बड़ा गहमा गहमी वाला रह सकता है, इसके आसार हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बजट की तैयारी कर ली है। गुना पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट जनता के हित में होगा। खजाने का ज्यादातर हिस्सा गरीब, किसान और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च होगा। मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने बजट में पूरा फोकस दिखेगा। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम पर कहा ये सतत प्रक्रिया है, नियम के तहत ही काम हो रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक निजी कार्यक्रम में शिरकत के लिए गुना पहुंचे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के आगामी बजट को लेकर मीडिया से बातचीत की। सर्किट हाउस में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। तैयारी चल रही है, जनहित का बजट होगा और खजाने का अधिकांश अधिकार अगर किसी का है वो गरीब लोगों का है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों का, विशेष तौर से किसानों का, गरीबों का,
सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा बजट में। बजट पूरा जनहितैषी बजट होगा आने वाला बजट। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में तिरंगे के अपमान के विरोध में होशंगाबाद में किसानों ने धरना दिया। किसानों ने इस दौरान एक स्वर में कृषि बिल का समर्थन भी जताया। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और हिंसा को भड़काने वालों की जमकर निंदा की। किसानों ने कथित रूप से किसान विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले किसान नेता शिव कुमार शर्मा और कक्का जी पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अगर आप मर्द हैं तो आइए मैदान में। तो एक तरफ जहां दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, तो वहीं किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद अलग अलग खंडों में टूटता नजर आया। और होशंगाबाद में दिल्ली में जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुआ, उसका विरोध दिखाई पड़ा। शिव कुमार शर्मा कक्का जी जो किसान नेता हैं, उनका विरोध करते हुए उन पर प्रकरण दर्ज करने आज किसानों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि भड़काऊ भाषण दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और देश की धरोहरों को नुकसान पहुंचाया, ध्वज का अपमान किया। ये तमाम आरोप लगाते हुए शिव कुमार कक्का जी के खिलाफ होशंगाबाद में प्रदर्शन किया। कहीं हमारा मनोबल टूटे, मोदी जी के प्रति हमारा मनोबल टूटे, लेकिन देखिए इस देश के प्रधानमंत्री को देखिए, इस देश के कृषि मंत्री को देखिए, क्या अस्पताल में हाथ डालने का हमला किया। ऐसे लोगों को क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। मैं आज आपको बताता हूँ 1800 उपद्रव मान और शान को खंडित करने का प्रयास किया है, ताकि कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूटे, मोदी जी के प्रति हमारा मनोबल टूटे। लेकिन देखिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा को पहले से एक सुनियोजित कार्यक्रम करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता का आरोप है कि किसान नेताओं ने कई राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर उनके इशारों पर यह काम किया है। आदेश गुप्ता ने आंदोलन में कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे आंदोलन में कांग्रेस की बेहद खराब भूमिका रही, जिससे दिल्ली के भीतर अस्थिरता पैदा हो गई। आदेश कुमार गुप्ता शुक्रवार सुबह उज्जैन पहुंचे थे। तिरंगे का अपमान लाल किले में हुआ है। किसान नेता जो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित थे, उनका वो राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे थे और वो राजनीतिक पार्टियां देश में और दिल्ली के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। और इंदौर से एक बड़ी खबर है। बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरकर ले जाने के मामले में नगर निगम के 2 कर्मचारी सस्पेंड हो गए हैं। कर्मचारी ब्रजेश लश्करी, विश्वास वाजपेयी को सस्पेंड कर दिया। एक वायरल वीडियो जिसके ऊपर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया, कमिश्नर को कार्रवाई का निर्देश दिया था। कर्मचारियों ने गरीब बुजुर्गों को गाड़ी में जबरन भरा था और उनको वहां से नगर निगम की सीमा के बाहर ले जाकर छोड़ा था। ये तस्वीरें IBS24 ने भी आपको दिखाई थी कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुजुर्गों को जबरन गाड़ी में डालते हुए निगम के कर्मचारी दिख रहे हैं। और अब इस पर मंत्री ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कार्रवाई का। कार्रवाई हुई है। कमिश्नर को जो कार्रवाई का निर्देश मिला था, इसके बाद नगर निगम के 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। ये तस्वीरें आपको वही दिखा रहे हैं वायरल वीडियो की। ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी नगर निगम के 2 कर्मचारी हैं जिनको इसी वायरल वीडियो के आधार पर सस्पेंड किया गया। दीपक यादव सहयोगी हमारे जुड़ गए इंदौर से। दीपक, बताएं इस बारे में। देखिए, ये पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उसी के बाद 2 मस्टर कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी अमानवीयता यहाँ पर हुई है नगर निगम के द्वारा और उसके बाद केवल महज 2 मस्टर कर्मियों पर इसकी गाज गिरा दी गई, जबकि अभी भी नगर निगम के अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी की तरह की कोई अभद्रता नहीं की गई थी, बल्कि दिन बसेरा छोड़ने के लिए जा रहे थे। जबकि वायरल वीडियो में ये बात साबित हो चुकी है कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें नगर निगम सीमा के बाहर शिप्रा में छोड़ा
जा रहा था और जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया, और ये मामला अब काफी तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी बेबाकी के साथ में इसको लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं नगर निगम के अधिकारी पूरे मामले को लेकर बैकफुट पे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी तक ये जो देखा गया है कि स्वच्छता के नाम पर आवारा पशुओं को जरूर नगर निगम सीमा के बाहर छोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ पर अमानवीयता की पूरी हदें पार करते हुए यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जो उनको यहाँ पर भरी ठंड में नगर निगम सीमा के बाहर छोड़ा जा रहा था। तो ये किस तरह का स्वच्छता है का अभियान है, जिसमें कि भिखारी मुक्त करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के किसी बड़े अधिकारी पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 2 मस्टर कर्मियों को जरूर सस्पेंड कर दिया गया है। दीपक, के दिखाने वाली कार्रवाई के साथ साथ बड़ा प्रश्न इस बात पर भी था कि इन बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाओं के दावे कहाँ गए? क्या इस बारे में कोई बयान मंत्री जी ने दिया या किसी अधिकारी ने दिया कि अब ऐसे लोगों की व्यवस्था कहाँ की जाएगी? देखिए पुनीत, अभी तक किसी तरह का कोई जिम्मेदार बयान नहीं निकलकर सामने आया है। केवल एक जो रेन बसेरा के प्रभारी हैं अभय राजगांवकर, उनकी तरफ से जरूर बयान आया गया था और उसमें भी केवल सफाई दी जा रही है कि इस तरह का कोई कृत्य नहीं हुआ है। लेकिन हकीकत इस वायरल वीडियो से भी समझ में आ रही है, और जिस तरीके से अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी वो भी ये बताता है कि नगर निगम के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर अमानवीयता बरती गई है। और उसी को लेकर जब ये मामला गरमाया तो अब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई केवल महज 2 मस्टर कर्मियों पे हुई है जो कि इस गाड़ी को लेकर गए थे। लेकिन जिन्हें इन मस्टर कर्मियों को किसने आदेश दिए थे, किसने निर्देश दिए थे, कौन प्रभारी था, उन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाया गया है। चलिए, तो देखना होगा कि क्या बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है या केवल ये मस्टर कर्मियों पर दिखावे की कार्रवाई जिसको कहा जा रहा है इतना ही करके रहा जाता है। शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। नगर निगम के 2 कर्मचारी इसी वीडियो के आधार पर सस्पेंड हो गए हैं। ये बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में उठाकर ले गए, सीमा के बाहर छोड़ा। बताया गया कि स्वच्छता के मामले में निगम जो बेहतर काम करता है उसकी टीम ने ये कृत्य भी किया। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाल किले पर हुई हिंसा का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा, तिरंगे का अपमान निंदनीय है। वहीं संसद का बजट सत्र शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश ने संसद में भेजा है, हम संसद के पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे। संसद में बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। लेफ्ट पार्टियों के सांसदों ने कृषि कानून को रद्द करने के लिए संसद की तरफ विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला, जिसमें विपक्षी दलों के बड़े नेता भी शामिल दिखे। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ने शुरू किए। सिंघू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस बीच हरियाणा के 17 जिलों में कल तक के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। मुरैना जिले की अंबा थाना इलाके में बुजुर्ग दंपति की गोली लगने से मौत हो गई। कस्बे के मिश्र नगर इलाके में एक वृद्ध अपनी लाइसेंसी बंदूक को साफ कर रहे थे। अचानक गोली चली। वृद्ध के पेट में पार करते हुए खिड़की पर खड़ी उनकी पत्नी को जा लगी। इसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने हाल ही में अपनी नई टीम तैयार की है, जिसे नगरीय निकाय चुनाव में अपने राजनीतिक कौशल की परीक्षा देना है। बीजेपी जल्दी ही 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। प्रशिक्षण के समय उन्हें संगठन के कामकाज की दिशा बताने के साथ लक्ष्य दिया जाएगा। वी डी शर्मा की इस नई टीम के लिए नगरीय निकाय चुनाव एक बड़ी परीक्षा होगा। निकाय चुनाव के जरिए उन नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। बीजेपी का पूरा जोर पार्टी की सक्रियता पर काम करने को लेकर रहेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि निकाय चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है, उसको जीत मिलेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो दिन प्रतिदिन रोज अभ्यास करना, रोज परीक्षा देना, चाहे वो चुनाव की परीक्षा हो, चाहे देश की अन्य समस्याओं के निराकरण की परीक्षा हो,
रोज अभ्यास करना, रोज परीक्षा देना, रोज परिणाम प्राप्त करना, ये प्रक्रिया है। आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत दल है। नगर निकाय के जब चुनाव होंगे तब भी परिणाम उसी के अनुकूल होंगे। पिछली बार भी सारे महापौर हमारे थे और इस बार भी हमारे होंगे। जीवन का एक वो है, ऊपर आना जाना, कभी कोई पार्टी ऊपर कभी कोई पार्टी नीचे, लेकिन इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना दम्भ एक ही पार्टी करती है। एक सीट जीत जाए तो जैसे जो है अमेरिका जीतने जैसा जो है डांस करते हैं ये लोग। ये काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं में इन दिनों जगह के नाम बदलने को लेकर बयान देने की होड़ लग गई है। उमा भारती से लेकर प्रज्ञा ठाकुर, रामेश्वर शर्मा से लेकर विश्वास सारंग तक हर कोई भोपाल की अलग अलग जगहों के नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि 14 साल से सत्ता में काबिज इन नेताओं को कभी उन जगहों के नाम बदलने की याद तब क्यों नहीं आई। संघ के एजेंडे से कोई इसे जोड़कर देख रहा है तो अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया इस मुद्दे पर मौन हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनता के मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। और जिन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने लोगों के साथ में क्रूरतम व्यवहार किया है, हत्याएं की हैं, आतताई व्यवहार किया है, तो वो घटनाएं उद्दोलित करती हैं। और उनके कारण अगर कहीं कोई नामकरण इस प्रकार के हैं जो अशोभनीय प्रतीत होते हैं, गलत प्रतीत होते हैं, उसको लेकर कोई जनप्रतिनिधि के कोई विचार आए हैं तो उन विचारों पर विचार किया जा सकता है। एजेंडा है आरएसएस का, और जो आगे बढ़ चढ़ के इस तरह के कामों में हिस्सा लेगा, नाम बदलने के लिए लोगों के मन को आंदोलित करेगा, उसके नंबर आरएसएस में बढ़ जाएंगे। ये प्रज्ञा ठाकुर भी समझते हैं, रामेश्वर शर्मा और उमा भारती भी समझती हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।